22 साल की मर्चेंट नेवी की नौकरी को छोड़कर कैप्टन के नाम से जाने जाने वाले अशोक अशोक खरात, नासिक के तथाकथित बाबा, क्यों लगा इनको धर्म का धंधे का चस्का। मैं आचार्य शेखर कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड से आज इस पे एक गंभीर चिंतन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर पिछले 15-20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि लोग बाबागिरी और धर्म के धंधे में इस गति से कूदे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जायज़ और नाजायज़ होने वाली अर्निंग्स। हजारों करोड़ का कारोबार है आज की डेट में भारत में ज्योतिष का और धर्म ग्रंथों और धर्म पे आधारित विषयों का। परेशानी इसकी नहीं है कि आप धर्म के धंधे में हैं। प्रोफेशन को धंधा ही कहा जाता है। तो यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपकी वक़्त, आपका वजूद एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह ही है। प्रश्न ये है कि क्या कभी कोई डॉक्टर बिना MBBS, बिना MD, बिना DM या संबंधित विषय की जो गहरी डिग्रियां हैं वो बिना परीक्षाओं के पास करके वो डिग्रियां अर्जित करता है? क्या वह बिना डिग्रियां लिए या मापदंडों पे खरे उतरे बिना वो समाज के किसी भी एक व्यक्ति को इलाज दे सकता है? नहीं। यदि एक डॉक्टर, एक वकील बिना प्रोफेशनल डिग्री लिए अपनी कंसल्टेंसी नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में धर्म के इन विषयों को बिना डिग्री, बिना इंस्टीट्यूशनल एप्टीट्यूड, बिना एक्सपीरियंस के आखिर लेने का मतलब क्या है? और बिना इन डिग्रियों के आप कैसे लोगों को बरगला सकते हैं? जमाने से लगभग 15 साल 18 साल पहले से मैं इस बात की डिमांड कर रहा हूँ कि भारत में एक वैदिक विद्या विकास बोर्ड की स्थापना होना बहुत ज़रूरी है। वैदिक विद्या विकास बोर्ड की स्थापना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी लोग इस धर्म और धार्मिक क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं वो खुलकर अपना व्यवसाय कर सकें, और उससे संबंधित डिग्री जब तक उनके पास ना हो, उनसे संबंधित जब तक इंस्टीट्यूशनल एप्टीट्यूड उनके पास ना हो, तब तक वो समाज में इस तरह की कोई सर्विस ना प्रदान करें। मगर दुर्भाग्य है आज तक इस बात को हमेशा एक ठंडे बस्ते में डाल के रखा गया। भारत में जितना ज़्यादा धर्म को लेके धर्मांधता और धर्म को लेके जिस तरह के मिथ क्रिएट किए जाते हैं वो उन्हीं लोगों के द्वारा किए जाते हैं जिनका इस विषय से कोसों का नाता नहीं होता, कोसों दूर तक उनका कोई नाता नहीं होता। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको याद दिलाता हूँ। जिस समय रामायण काल में, त्रेता युग में, माता सीता जब लक्ष्मण रेखा की मर्यादा के अंदर सुरक्षित थी, उस समय रावण उनका हरण करने के लिए आता है। लेकिन रावण को यह समझ में आता है कि मैं जिस रूप में हूं उस रूप में तो माता बाहर आएंगी नहीं। इसलिए उसने किसका रूप धारण किया? उसने रूप धारण किया एक साधु का। क्योंकि साधु के वेश पर जमाने पुराने, यदि हम इतिहास उठा के देखें तो साधु के वेश पर एक व्यक्ति की अगाध आस्था होती है, उसका एक विश्वास होता है। और उस विश्वास का ही नाजायज फायदा उठाकर रावण ने साधु का रूप धारण किया और सबसे पहला काम क्या किया? कहा कि बाहर आके आप मुझे ये दान दीजिए, मैं उस रेखा के अंदर नहीं आ सकता और ये मर्यादा का उल्लंघन है कि आप मुझे ऐसे दान कर रहे हो। क्या किया उसने? सबसे पहला काम, उसने सबसे पहला काम ये किया, जब माता ने मना कर दिया कि मैं इस लक्ष्मण रेखा की मर्यादा को नहीं लांघ सकती हूँ, तो उन्होंने क्या कहा? रावण ने कहा कि अच्छा, तेरे पति और तेरा देवर जो गया है, मैं उसकी मृत्यु हो जाएगी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब यहाँ पे एक स्त्री के लिए उसका पति और पुत्रवत देवर, उसके लिए उसमें उसकी जान बसती है, उसमें उसकी आत्मा बसती है। उस डर के मारे वो बेचारी बाहर आ जाती है, उस मर्यादा का उल्लंघन कर लेती है। उस उल्लंघन के बाद जैसे ही मर्यादाहीनता हुई या मर्यादा खंडित हुई, उस मर्यादा खंडित होने के साथ ही रावण अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। इस स्टोरी को यदि आज के घटनाक्रम, आज होने वाले कई घटनाक्रम जो हम पिछले कई सालों से देखते चले आ रहे हैं, यदि इस घटनाक्रम को आप जोड़ के देखें तो लगभग समानता मिलेगी आपको। जिस भी आप बाबा बैरागी जो तथाकथित हैं, जो अपने आप को स्वयंभू बना के रखे हैं बिना एप्टीट्यूड के, मैं बार बार इस बात को हाईलाइट करूंगा, बिना एप्टीट्यूड के, बिना इंस्टीट्यूशनल एप्टीट्यूड के, बिना एक्सपीरियंस के, सिर्फ प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्होंने अपने आप को यदि बाबा बैरागी बना के रखा है और वो समाज के लोगों को अपने तरफ आने का आकर्षण कर रहे हैं, तो ये एक अल्टीमेट ट्रैपिंग है।
इस ट्रैपिंग में जब आप उनके पास जाते हैं और जाने के बाद जब आप उनसे बात करते हैं और वो आपको भयग्रस्त करते हैं, तो ये भयग्रस्त करने की जो प्रक्रिया है, यहीं से आपकी मर्यादा का खंडन होना शुरू होता है। दूसरा, लालच और लापरवाही का चोली दामन का साथ है। आप उस व्यक्ति के पास यदि अपने व्यक्तिगत जीवन के उत्थान और उन्नति के लिए आप गए हैं, आप अपने को ग्रूम करना चाहते हैं और संबंधित भावनात्मक या मैं कहूँ आपकी धर्म पे आस्था है, आपकी ईश्वर पे आस्था है, उस आस्था के चलते यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो धर्म का प्रचारक प्रसारक है या धार्मिक किसी ग्रंथ से संबंधित प्रचार प्रसार कर रहा है, तो आप यदि उसके पास इसलिए गए हैं कि आपका उत्थान हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप उसके पास गए हैं कि मुझे इससे परेशानी है, मुझे उससे परेशानी है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, और उसको सुधारने के लिए आप मेरा सहयोग करें, आपका ये लालच आपके साथ अब बड़ी लापरवाही होने वाली है, बड़ी घटना घटने वाली है, क्योंकि आपके उस लालच की पूर्ति के लिए वो व्यक्ति आपसे हर वो काम कराएगा जो काम सामाजिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से और आपके खुद के जो आपका मानस है उसकी दृष्टि से पूर्णतः खराब है, गलत है, जिसके लिए आप आने वाले समय में गिल्ट करेंगे। यहाँ पढ़ा लिखा समाज, सभ्य समाज, यदि मैं ये कहूँ कि जो बेचारे जिनका शैक्षणिक स्तर कमज़ोर है, जिनके हालात ऐसे हैं कि जिनको नई शिक्षा मिल पाई और अवेयर नहीं हो पाए, जागरूक नहीं हो पाए, सेल्फ कॉन्शियसनेस कमज़ोर है, वो यदि इस तरह की ट्रैपिंग में फंसे समझ में आता है। मगर पढ़ा लिखा वर्ग, हर वो व्यक्ति मैं देख रहा हूं जो कि खुद अपने प्रोफेशनल एप्टीट्यूड को कैरी कर रहा है, वो एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है जिसके प्रोफेशनल एप्टीट्यूड का पता ही नहीं है, और उसके बाद फिर ये दोष देना कि ये पूरी व्यवस्था ही गलत है। बिल्कुल सही बात है, मानता हूं कि हर जगह सतोगुण तमोगुण दोनों मिलेंगे, मतलब आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और आपको बुरे लोग भी मिलेंगे। विषय कभी गलत नहीं होता, विषय कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि वो विषय एक समाज, एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, एक विश्व बंधुत्व और उसके उत्थान के लिए बनाया गया है। यदि वो विषय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, स्वयं के उन्नति के लिए वो जिम्मेदार है या वो काम कर रहा है, तो विषय कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन उस विषय को जिन लोगों ने धारण किया है धंधे के रूप में, अब यहाँ धंधा में बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे इन शब्दों से कई लोग आहत हों, मगर सवाल ये है, यदि आपकी आजीविका किसी विषय से चलती, किसी काम से चलती है, तो वो आपका व्यवसाय ही है, उसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। तो धंधे शब्द से आहत होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को प्रोफेशनल शो करें, एक इंस्टीट्यूशनल एप्टीट्यूड आप अचीव करें, देन उसके बाद आप किसी अच्छे मेंटर, जो सब्जेक्टिव मेंटर बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं कोई लाइफ कोच की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री लेनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जाम पास करना पड़ेगा, फिर आपके नंबरों के आधार पर आपको मिलेगा स्थान सर्वश्रेष्ठ से लेके और निम्नतम कॉलेज तक। उसमें आप अपनी 4 साल की डिग्री पूरी करने के बाद, जो कि गुरुओं के, जो कि अगेन दे आर प्रोफेशनल, उन गुरुओं के माध्यम से जब आप वहाँ से 4 साल बाद निकलेंगे, अपने अनुभव अर्जित करेंगे, तब जाके आप समाज में एक बेहतरीन इंजीनियर बन के निकलेंगे। और ये हर एक प्रोफेशन में लागू होता है। मगर दुर्भाग्य इस देश का कि केवल ये जो धर्म से संबंधित जो क्षेत्र हैं, जो शास्त्र से संबंधित अपने को विद्वान बताने वाले, तथाकथित विद्वान बताने वाले लोग हैं, उन्होंने सिर्फ प्रचार प्रसार के माध्यम से दुनिया में लोगों का दिमाग खराब कर रखा है, बरगला रखा है। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रसंग ये है कि क्या सिर्फ जिम्मेदारी बेचने वाले की है, यहाँ जिम्मेदारी खरीदने वाले की भी है। आप जब खरीदारी करने निकले थे एक सर्विस, एक सलाह के लिए, उस समय क्या आपने एक बार भी जानने की कोशिश की कि जिस व्यक्ति के पास मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, उस व्यक्ति के अंदर वो प्रोफेशनल योग्यता है भी कि नहीं? आइए एक छोटा सा आपको एविडेंस दिखाता हूँ। क्या लिखते हैं, क्या जानकारी है, मीडिया का सोर्स है, गूगल से मैंने जानकारी निकाली है। अशोक खरात, जो भी तथाकथित बाबा हैं जिनके नाम से इतनी चर्चा हो रही, अशोक खरात, जिन्हें कैप्टन के नाम से जाना जाता है, हाल ही में नासिक महाराष्ट्र में यौन शोषण, धोखाधड़ी और अंधविश्वास फैलाने के गंभीर आरोपों के चलते चर्चा में है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। क्या जानकारी दी गई है अशोक खरात के बायोडाटा? अशोक खरात, लोकप्रिय नाम कैप्टन अशोक खरात, कहदलवाड़ी, सिन्नर तहसील, जिला नासिक महाराष्ट्र। शिक्षा, बताया जाता है कि उनकी शुरुआती शिक्षा औसत रही 10वीं के लगभग 35-36%।
करियर पृष्ठभूमि में मर्चेंट नेवी में लगभग 22 वर्षों तक कार्यरत रहे, जिसके कारण उन्हें कैप्टन कहा जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने ज्योतिष और अंक शास्त्र का सहारा लिया और बड़े नेता और सेलिब्रिटी उनसे सलाह लेने आते थे। वर्तमान विवाद आपको पता है, उसके बारे में भी बात करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसंग अगेन यहाँ ये है कि जब आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी आज के डेट में आपका पूरी दुनिया आपके हाथ में है। उस व्यक्ति का इतिहास जानने की कोशिश करें, उस व्यक्ति का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, इंस्टीट्यूशनल उसके जो एप्टीट्यूड है, जो शैक्षणिक योग्यता है, उसको जानने की कोशिश करें। उसके बाद डिसाइड करें कि मुझे उसके पास जाना है, उस व्यक्ति से सलाह लेना है या नहीं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जब आप लीगल रेमेडी लेने जाते हैं, विधिक सलाह लेने जाते हैं, तो आप एक वकील के पास जब पहुंचते हैं तो आप उसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ से पास आउट है, किस संस्थान से निकला, उसकी योग्यता क्या है। ठीक वैसे ही जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका संस्थान, किस इंस्टीट्यूट से उसने MBBS किया, कहाँ से MS किया, अब वो आज उसके पास कितना अनुभव है, उसके बाद आप अपना शरीर उसको सौंपते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, रामचरितमानस में स्पष्ट है, सचिव वैद्य गुरु तीन जब प्रिय बोले भय आस, राज्य धर्म तन तीनहि होए वे गई नाश। क्या मतलब हुआ? सचिव वैद्य गुरु, लीगल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, सचिव, वैद्य डॉक्टर, गुरु मतलब गुरु, मेंटोर। यदि ये तीन भय से, आपके डर के मारे या आपसे किसी लालसा या लालच के कारण यदि मीठा मीठा बोलने लगे हैं, तो आपका राज्य, आपका धर्म और आपका शरीर, ये तीनों नष्ट होने वाले हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब भी किसी के बारे में, जब तक आप पूरी पुख्ता जानकारी ना निकाल लें, तब तक ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे तथाकथित ढोंगियों से दूर रहें, अन्यथा इसका नुकसान आपको, आपके परिवार को और पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। मैं आचार्य शेखर, बहुत बहुत धन्यवाद।